हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम योगेंद्र कुमार है। यूपीपीएससी वाला के टॉपर स्टॉक में आप सभी का स्वागत है। जैसे आपको पता है कि हम एक टॉपर को बुलाते हैं, उनके बारे में जानते हैं। और आज के जो स्पीकर हैं बहुत अमेजिंग पर्सनैलिटी हैं। सर के बारे में बताया, सर का नाम है अविनाश सिंह। और अविनाश सर ने क्या किया है कि CAPF एग्ज़ाम को निकाला है 2016 में, और फिर इसके बाद 2021 में सर ने UPSC क्लियर किया है। सर बहुत बहुत स्वागत और शुभकामनाएं सर। थैंक यू सो मच। तो सर यूपीपीएससी वाला आपका तहे दिल से स्वागत करती है सर। नहीं, इट्स माय प्रिविलेज। ओके सर, थैंक यू सर। तो सर जैसे आपको पता है कि सर हमारे ऑडियंस है, उनके बहुत से क्वेश्चंस होते हैं और उन क्वेश्चंस को हम आपसे पूछेंगे, बहुत सी चीज़ें जानेंगे। तो सर सबसे पहला तो यही क्वेश्चन है कि सर आप अपने बारे में बताइए थोड़ा, जिससे लोगों को पता चले कि आपका बैकग्राउंड क्या था, आपने कहाँ से पढ़ाई की और कहाँ के रहने वाले हैं आप सर। थैंक यू योगेंद्र। सबसे पहले थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ओके सर, थैंक यू। एंड मेरा नाम अविनाश सिंह है। मैं पहले मतलब 2016 में मैंने UPSC CAPF क्वालिफाई किया था। मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक 24 थी। 5 साल में एज एन असिस्टेंट कमांडेंट BSF में मैंने इंडो बांग्लादेश बॉर्डर में मैंने तैनात था। वहाँ मैंने अपनी ड्यूटी भी दी। साथ ही साथ मेरी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन भी चल रही थी। एंड 2021 में मैंने UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई किया। एंड अगर मैं अपनी बचपन की बात करूँ तो मेरे पिताजी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में अभी इंस्पेक्टर की पद पे तैनात हैं। तो बचपन से ही हमारा पापा की ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो हम कभी आज यहाँ तो कभी वहाँ, तो 8-9 स्टेट्स में मेरी अलग अलग जगह स्कूलिंग हुई। एंड 10th 12th की अगर बात करूँ तो मेरी गुजरात से हुई है, गांधीनगर से। एंड मेरी इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग की है, वो भी मैंने गुजरात से ही की है। और उसके बाद फिर मेरी जो प्रिपरेशन थी आफ्टर इंजीनियरिंग मैंने स्टार्ट की। ओके सर, जैसे सर आपसे बात हो रही थी स्टार्टिंग में जब हम लोग बात कर रहे थे, तो आपने बोला कि सर 10th में आपके बहुत कम मार्क्स थे, 12th में बहुत कम मार्क्स थे, और इंजीनियरिंग में तो ऐसा था आपका कि लगभग 59% मार्क्स थे, तो आप जॉब के लिए भी नहीं बैठ पाए थे। तो इतने कम मार्क्स आने के बाद आपने UPSC के बारे में कैसे सोचा? मार्क्स का एक्चुअल में मैं हमेशा मेरा एक रहता था कि चलिए अब जैसे 10th में आए टारगेट था, तो हमेशा लगाता था कि 99%। वो अलग बात आया नहीं, मेरे 79 आए। फिर 12th में गया, फिर मेरा टारगेट था कि टॉप करना है, तो मेरा 69 आया। इंजीनियरिंग में तो फिर मेरा था 8 पॉइंटर अप, तो मेरा ऐसे 79, 69 एंड 59% आ गया। बट फिर वो था कि माइंड में मेरे हिसाब से सब माइंड सेट में होता है कि आप कैसा सोचते हो। मैं हमेशा अपने आप को मतलब एज अ देखना है कि हम कैसे अपने आप को विनर देखते हैं या एज अ फेलियर देखते हैं। मैं अपने आप को हमेशा विनर ही देखता था। वो अलग बात है मेरे परसेंटेज नहीं आए, बट फिर मेरे को लगा कि जब इंजीनियरिंग में भी 59% आया एंड जब मैं प्लेसमेंट के लिए बैठा तो मेरे को बताया गया कि जो एलिजिबिलिटी है वो 60% है, तो उसमें मेरे को नहीं मिल पाया प्लेसमेंट। तो मेरे लिए फिर मेरे को लगा कि सबसे बड़ा एग्ज़ाम क्या है, अगेन दैट विनर माइंडसेट। तो मेरे को फ्रेंड्स ने बोला कि UPSC निकालो आप। देन फिर UPSC में आए हम, एंड भगवान की दया से और सबके साथ से सपोर्ट से UPSC भी क्रैक हो गया। बहुत बड़ी बात है कि सर उस समय जब हम बीटेक करते हैं और उसमें इतनी मैच्योरिटी भी नहीं होती, जो मुझे ऐसा लगता है। और जब हमें पता चले कि हम जॉब के लिए भी क्वालिफाइड हैं, तो बहुत गंदा भी लगता है। उसको मैनेज करना बहुत बड़ी बात है सर। दूसरा सर, जैसे आपने बताया कि आप CAPF में जॉब करते थे, और कोई भी जॉब करना सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स, उसमें बहुत से हमें टास्क दिए जाते हैं, असाइनमेंट होते हैं, उनको करना, कंप्लीट करना, फिर उसके साथ पढ़ाई करना। आपने कैसे मैनेज किया सर? इसमें मेरे केस में मैं बोलूँ तो मेरा ट्रायल एंड एरर था। आप सीखते हो अपने जर्नी से, मैं भी इवॉल्व हुआ अपने जर्नी से। तो कहने का मतलब है, मान लीजिए कि मैं अब जॉब कर रहा हूँ, अभी मैं जॉब में ही हूँ, तो 24 घंटे रहते हैं। अब उस 24 घंटे को मैं कैसे ट्रांसलेट कर सकूँ 30 घंटे में। तो जो मेरी डिस्कशन थी, मेरे को पता लगा मेरे को बाकी चीज़ों में कट शॉर्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं फालतू की बातें नहीं करता था। अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं काम की चीज़ करूँगा। फॉर एग्जांपल कि व्हाट इज़ हैप्पीनेस, व्हाट इज़ कंपैशन, क्योंकि मेरे को पता है कि पेपर 4 में काम आएगा और ये जनरल चीज़ें हैं, जनरल अवेयरनेस की चीज़ें हैं। सिमिलरली रशिया यूक्रेन का चल रहा है, तो मैं अपने सीनियर से, दोस्तों से जब बात करता था, मुझे पता था कि मैं टाइम मेरा जा रहा है, तो उस टाइम को मैं एज एन इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहा था। और फिर साथ ही साथ मैं कहीं भी ट्रैवल कर रहा था तो मैंने iPad में सब नोट्स डिजिटलाइज कर रखे थे, तो नोट्स को रिवाइज करते हुए जाता था। तो ये था कि माइंड में सोते जागते वक्त मेरे माइंड में था कि हाँ, मेरे को अपना टाइम कैसे बचाना है, सिलेबस और मेरा टारगेट ये चलता था। तो धीरे धीरे करके आप एडजस्ट करने लग गए और फिर चीज़ें अपने आप से होती गई। सर जैसे आपने बताया कि आजकल क्या है कि एजुकेशन सिस्टम एकदम डिजिटल हो गया है। डिजिटल आप फॉर्मेट में कहीं पर ही पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको हर जगह नोट्स मिल जाएंगे, PDF मिल जाएगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम मान लीजिए यूट्यूब से पढ़ते हैं या टेलीग्राम से पढ़ते हैं, तो कभी कभी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसे मैं भी करता हूँ पढ़ाई। तो उस डिस्ट्रैक्शंस को कैसे मैनेज करें?
ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड डिस्ट्रैक्शन जो है अगर मैं बोलूँ तो ये रियल वर्ल्ड में भी है और अगर हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करें तो उसमें भी है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जो सोर्स है डिस्ट्रैक्शन का मैं मानता हूँ कि उसे ही कट कर देना चाहिए। एक स्टोरी बताता हूँ कि चाणक्य अर्थशास्त्र में मैंने पढ़ी थी। उसमें ये था कि उनको चाणक्य जा रहे थे कि उनको कांटा चुभ गया था। तो उन्होंने क्या किया था, उसको कांटे को तो निकाला ही था बट उस पेड़ को जड़ से निकाल दिया था ताकि वो बाद में उगे ही ना। तो जब मैं लाइब्रेरी में भी कहीं भी बैठता था मैं अपनी जगह ऐसे चूज़ करता था कि मेरे को डिस्ट्रैक्शन ना हो। यूट्यूब हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, तो मुझे पता है क्या मेरे को प्रायोरिटीज़ एरिया, तो मैंने फ़िल्टर कर रखे थे कि मेरे को जो चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर रही है मैंने उसको सोर्स को ही एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि अगर मैं डिस्ट्रैक्ट होऊंगा तो मेरा टाइम जाएगा। सही बात है कि हमें टाइम हमारा लिमिटेड है कि हमें प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाना है। वो जब क्लियर हो जाते हैं हमारे गोल्स कि हमें करना क्या है तो एक्चुअल वो में चीज़ बिल्कुल जब सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल अब बाहर मैं इनफैक्ट बताता यूपीएससी एस्पिरेंट्स रिलेट कर पाएंगे। जब एग्जाम नियर आता है तो हम बाथरूम में भी जाते हैं तो माइंड में आता है कि 10 मिनट के ले गए, फटाफट पॉलिटी के फंडामेंटल राइट्स तो रिवाइज कर लें, चलो सही बात पार्लियामेंट का है 1-2 सेक्शन रिवाइज कर लें। तो माइंड में एम्प्टी स्पेस ही नहीं होता, कि वो एम्प्टी स्पेस जब होगा तो डिस्ट्रैक्शन आएगा। सही बात है। दूसरा सर, जैसे आप CAPF का जॉब कर रहे थे, ये भी एक अच्छी जॉब है, तो उसके बाद आपने यूपीएससी क्यों सोचा? जब मैंने 2016 में यूपीएससी सीपीएफ क्रैक किया था, साथ ही साथ मैंने उस साल मेंस भी दिया था, तो मेंस मेरा 10 नंबर से रह गया था। तो मेरे को ये था कि मैं सिविल सर्विस भी निकाल सकता हूँ। एंड फिर मेरी ट्रेनिंग 2018 में स्टार्ट हुई, तो फिर मेरा उस साल यूपीएससी इंटरव्यू कॉल भी आया। तो मेरे को लगा कि हाँ, इट इज़ पॉसिबल फॉर मी टू क्रैक। बट फिर मेरे को भी नहीं पता था कि मेरे को इतना टाइम लग जाएगा। बट एक चीज़ मेरे अंदर था कि मैं जब कर सकता हूँ तो मतलब इंटरव्यू तक पहुँच सकता हूँ तो मैं क्रैक भी कर सकता हूँ। तो मैंने अपने जॉब के साथ मैंने इसको मैनेज किया एंड भगवान की दया से क्रैक भी हुआ। मुझे ऐसा लगता है अविनाश सर की एक छोटी सी सक्सेस हमारे अंदर कॉन्फिडेंस दे सकती है। जैसे आपका एक CAPF एग्जाम निकला, उसने कॉन्फिडेंस दिया कि हम यूपीएससी भी निकाल सकते हैं। तो जब बड़े गोल्स हों तो छोटा छोटा भी एग्जाम हमें देते रहना चाहिए, जो मुझे ऐसा लगता है। आपका भी मानना है सर ऐसा क्या? बिल्कुल। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि बोलते हैं ना कि अगर सक्सेस है उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो जो स्टेप होता है, एक स्टेप ऊपर जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस भी उसी हाइट से वो उछाल लेता है। तो एक हमें लगता है कि येस वी कैन डू इट, हम उस गोल के करीब जाते हैं। और जो भगवत गीता में कहा गया है निष्काम कर्म के बारे में, हमें अपने तरफ से जितना हम एफर्ट दे सके ताकि बाद में हमें रिग्रेट ना हो कि हमने अपना बेस्ट नहीं दिया। तो फिर मेरा यही मैं अपना माइंड में रखता था कि निष्काम कर्म की तरह अपना बेस्ट देना है ताकि मैं अपने लिए एक योद्धा हूँ, अपने लिए एक वॉरियर हूँ। बाकी दूसरा सर, जैसे यूपीएससी एग्जाम है या यूपीपीसीएस एग्जाम है, ये एग्जाम 3 फेज़ में होते हैं और एक भी फेज़ में हम फेल होते हैं वहीं आ जाते हैं, 0 पर आ जाते हैं। तो इस एग्जाम में मान लो हम मेंस पर फेल हो गए या प्रीलिम्स पर फेल हो गए, जो भी है, या फाइनल रिजल्ट में नाम नहीं आया, तो एक ऐसा सिचुएशंस हो जाते हैं जब ज़्यादा फेलियर्स मिलते हैं तो डिप्रेशंस क्रिएट हो जाते हैं या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। आपने उसको कैसे मैनेज किया? ये एक्चुअल में आपने बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है एंड मैं स्ट्रांगली मानता हूँ कि जैसे मैंने तो 3 इंटरव्यू दिए बैक टू बैक यूपीएससी के, एंड फिर जब वहाँ नहीं हो रहा है फिर वापस से स्क्रैच से स्टार्ट करिए, और प्रीलिम्स कितना अनसर्टेन हो गया है तो ये आप जानते ही हैं। और इसमें डिप्रेशन है, इट्स वेरी कॉमन, जो मेंटल हेल्थ है। और मैं चाहता हूँ कि आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि इस पे हमें जोर देने की ज़रूरत है। सबको इस डिप्रेशन है, एंजाइटी होती है, इट्स वेरी कॉमन, बट हमें एडमिट करना है, एक्नॉलेज करना है कि यस मेरे को पैनिक अटैक आ रहा है। मेरे को भी एग्जाम से पहले आता था। 2016 का मैं बात करूँ तो मैं भी डिप्रेशन के फेज़ में गया था, एंड वो कंडीशन इतनी, इट वाज सच अ पैथेटिक स्टेट कि आप आपकी सोचने की शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है कि आप क्या करें, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। बट उसमें फैमिली का, फ्रेंड्स का सपोर्ट मिला एंड उस फेज से मैं आया। तो डिप्रेशन का वही तरीका आती है, बट हमें इससे फाइट करना है। जो हमारे नियर एंड डियर वन है उन्हें बताना है, एक्नॉलेज करना है अपने इमोशन को कि मैं लो फील कर रहा हूँ, बट जब लो फील कर रहा हूँ तो हाई भी फील करूँगा। और मुझे क्या है, मुझे अपना बेस्ट देना है, रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, बट आई विल नेवर गिव अप। सही बात है। जब सर 2021 का जब रिजल्ट आया था फाइनल यूपीएससी का, तो उसमें आपका नाम नहीं था, तो कैसा लगा था? फिर जब आया, जब रिजर्व लिस्ट में आपका नाम आया तो कैसा लगा? थोड़ा बताइए आप सर, क्या माहौल था सर घर का? मैं मतलब अपने जब लास्ट 2021 मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, एंड मुझे एक चीज़ पता लग गया था कि लाइफ बहुत बड़ी है, यूपीएससी तो एक छोटी सी चीज़ है। हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि वही डोंट कंफ्यूज हैविंग अ लाइफ विथ हैविंग अ करियर। तो वही वाली बात है, मैं बोलूँगा कि मैंने अपना बेस्ट दिया। अब हुआ या नहीं, तो मैं उन चीज़ों से बहुत आगे निकल गया था 21 में आते आते, क्योंकि कोविड का जो सेकंड वेव था मुझे पता था वो, मतलब सबके लिए इट वाज अ वेरी डिस्टर्बिंग फेज।
तो मेरी मम्मी का भी बहुत क्रिटिकल हो गई थी, तो जो मैंने फैमिली के साथ था वो टाइम मेरे लिए बेस्ट था उस स्ट्रगलिंग फेज़ में। मुझे पता था एग्ज़ाम है, हुआ तो अच्छा अपना बेस्ट देना है। तो ऑब्वियसली जब नहीं हुआ तो मुझे बुरा लगा, बट मुझे ये लगा कि चलो मैंने अपना बेस्ट दिया, मैंने अपने शस्त्र नहीं गिराए। एंड जब रिज़र्व लिस्ट में आया तो मुझे इट वाज़ वेरी ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत एक अच्छा मतलब सुनहरा, मेरे को बहुत खुशी हुई, उत्साह था कि चलो अब मेरे को मौका मिला है जो सपने के लिए मैं आया था काम करने के लिए। तो ऑब्वियसली जोश था, एंड मेरा जोश अभी भी वैसे ही हाई है। सर ये तो बहुत मेरे ऑडियंस ये सीख सकते हैं आपसे कि हमें यूपीएससी को लाइफ नहीं बना लेना या Exactly. यूपीपीएससी देना चाहते हैं, वो लोग ऐसा सोच लेते हैं कि अब तो यूपीपीसीएससी मेरी लाइफ है। नहीं होता तो लाइफ में बहुत कुछ करने को है। ऐसा नहीं कि हमारा यूपीएससी में नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ऐसा नहीं। लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए मेहनत करिए, हमारे हाथ में मेहनत करना है। जैसे आपने बताया सर कि आपने मेहनत की और लास्ट में आया भी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग सच में मेहनत करते हैं, रियल मेहनत करते हैं, उनका ज़रूर होता है सर। चलिए बढ़िया सर। दूसरा सर कि इस एग्ज़ाम के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, क्रूशियल चीज़ होती है, वो होती है टाइम मैनेजमेंट। आप सर टाइम को कैसे मैनेज करते थे? टाइम देखिए, मैं बचपन से मैं पढ़ने में इतना इंटेलिजेंट था ही नहीं। तो मैं मेरा तो ये था कि मेरे को कम से कम मिनिमम 8 घंटे मेरे को चिपक के बैठना है, क्योंकि अगर मैं उठूंगा तो फिर मैं आऊँगा नहीं। तो मैंने अपना टाइम फिक्स किया था कि मिनिमम मैं इतना आवर्स तो लगाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए अगर मैं 8 घंटे बैठ रहा हूँ तो मेरा 6 घंटा क्वालिटी टाइम था। फिर उसको मैंने माइक्रो मैनेजमेंट, मतलब जैसे 1 घंटा है उसको मैंने डिवाइड किया कि ठीक है इसमें मैं ये पार्ट करूँगा, ये पार्ट करूँगा, ये पार्ट करूँगा। एंड मैंने रियलिस्टिक टारगेट रखे थे, क्योंकि जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं इंडियन पॉलिटी की बात करूँ तो लक्ष्मीकांत है, मुझे पता है कि अगर मैं फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता है वो 1 घंटे में नहीं होगा, 4 घंटे में होगा। तो रियलिस्टिक टारगेट और उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना, एंड फिर अपने आप को रिवॉर्ड भी देना है। मान लीजिए मैंने टारगेट पूरा किया तो आई हैव टू रिवॉर्ड माई सेल्फ, यस मैंने अपना टारगेट पूरा किया, चलो अब थोड़ा सा ब्रेक या नैप ले लेते हैं। तो रिवॉर्ड, माइक्रो मैनेजमेंट और जो एक्चुअल जो रियलिस्टिक टारगेट है, ये मेरे हिसाब से टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्पफुल रहती ये है। तो मुझे भी लगता है सर। जैसे हाँ, वो आपने बहुत है माइक्रो एक टारगेट बनाइए कि मुझे ये करना है, कि एक चैप्टर पढ़ना है और पढ़ो। नहीं होता तो उसको एनालिसिस करो यार कहाँ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ज़्यादा बड़ी टारगेट नहीं कि एक बुक खत्म करनी है 10 दिन में, वो ज़्यादा एंड उसमें दिक्कत भी क्या होता है, फिर हमें लगता है हमने जो टारगेट फिक्स किया था हम कर ही नहीं पाए, तो डिमोरलाइज भी हो जाते हैं। तो बेस्ट चीज़ है छोटे 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 करते हुए अपनी कैपेसिटी को हम इंक्रीज भी एक कर सकते चैप्टर हैं। हमारा खत्म हो उसको सेलिब्रेट करना है। मुझे तो ऐसा लगता है एक पढ़ लिए और घूम के आ गए या रूम के चक्कर मार लिए, अच्छा लगता है उसमें। बिल्कुल। और वैसे ही करना चाहिए। सही। दूसरा सर, आप जैसे आपको पता है कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस का एग्जाम लगभग समान है, ज़्यादा अंतर नहीं। सिलेबस भी देखे तो बहुत सी लगभग 90% चीज़ मैच करती हैं। बस अभी ऑप्शनल हटा दिया है यूपीपीसीएस में, तो ऑप्शनल भी कॉमन था। आप जो यूपीएससी देते थे वो यूपीपीसीएस भी दे दें, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या इन्होंने क्या किया यूपीपीसीएस में, इन लोगों ने क्या किया है कि यूपी के कुछ पेपर ऐड कर दिए ऑप्शनल की जगह। तो अभी सर प्रीलिम्स आने वाला है, 14 मई को इसका है यूपीपीसीएस का और 28 मई को यूपीएससी का। तो प्रीलिम्स की आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी कि कैसे क्रैक किया जाए? मेरे को जो एक चीज़ लगी अपने जर्नी से कि बोलते हैं ना एक बार आप वो नस पकड़ लेते हो, जैसे मेरे साथ वही हुआ था प्रीलिम्स में और मेंस में कि मेरा बार बार फिर निकलने लग गया। तो अगर आपने वो चीज़ पकड़ ली, क्योंकि वो चीज़ कर रहे हैं तो निकल रहा है निकल रहा है निकल रहा है, तो उस पर मैं जोर देना चाहता हूँ। अगर प्रीलिम्स की बात करते हैं, देखिए प्रीलिम्स में क्या होता है, बहुत सारे डिजर्विंग बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं बट अनफॉर्चुनेटली नहीं होता। सही बात। इसका मतलब ये नहीं वो टैलेंटेड नहीं है, बस कहीं ना कहीं हमारे अप्रोच में गलती आ जाती है। माइंड स्टेट, जो माइंड फ्रेम होता है एग्जाम में, फॉर एग्जांपल 100 क्वेश्चन है, मैं इस प्रॉपर माइंडसेट के साथ गया कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, यूपीएससी हमें पता है वो एक स्टेप हमसे आगे ही होता है, तो उस वक्त हम पैनिक कर जाते हैं। मान लीजिए जो बच्चा मॉक में 130 140 ला रहा है, वो ऑब्वियसली पैनिक कर गया तो उसकी परफॉर्मेंस गिर जाएगी। तो आपको जो कामनेस है, जो कूलनेस है, ऑब्वियसली आप सर्विस में आएंगे तो ये क्वालिटी बहुत ज़रूरी भी है, तो आप अपने आप को बैलेंस कर सकें। सेकंड चीज़ ये है कि आपको देखना है कि शॉर्ट आपके वीक एरियाज़ कौन कौन से। जैसे मेरे केस में मेरे लिए वीक एरियाज़ में मेरा इकोनॉमी था और मुझे पता था मेरे स्ट्रेंथ एरिया क्या है। तो स्ट्रेंथ एरिया में मुझे ये पता था कि आप कुछ भी दो, कैसा भी क्वेश्चन दो, मैं इसमें बाकियों ऑन एन एवरेज बाकियों से मैं ज़्यादा लाऊंगा ही लाऊंगा। तो मेरे को इस पे कॉन्फिडेंट था क्योंकि मैंने अच्छे से उसको तैयारी की हुई थी। तो मैं अपने स्ट्रेंथ पे खेलता था, वीकनेस था उसको मैं ये था कि जो गलती मैं कर रहा हूँ उसको कम कर सकूँ। लाइक मैं 10 अटैम्प्ट कर रहा हूँ, मैं उसको 8 अटैम्प्ट कर दूंगा। तो ये चीज़ मेरे लिए काम की। तो मेरे हिसाब से मैं यही बोलूँगा। और इसके साथ ही साथ जो एग्ज़ाम का टाइम है, अगर आप पहले से ही जाएँ, जैसे यूपीएससी का एग्जाम्पल देता हूँ, प्रीलिम्स GS1 है आपका, GS जो पेपर है आपका उसमें, और सीसेट के पेपर में 3 घंटे का गैप है। आपका सेंटर दिल्ली में है। 3 घंटे के जैसे ही आप एग्ज़ाम दे के निकले, आपने देखा कि बहुत सारी क्राउड आई हुई है, ऊपर से सूर्यदेव है तो गर्मी है, आप ड्रेन हो रही है, आपकी एनर्जी जा रही है, वो आपको कंजर्व करनी है। आप धीरे धीरे फिर पैनिक स्टेज में आओगे, जब लोग डिस्कस करेंगे आपको पता लगेगा कि यार ये तो है नहीं, वो तो नहीं है।
मैं क्या करता था, मैं फटाफट वहाँ से अपना बैग उठाया, मैं कोई ना, जैसे सीसीडी हो गया, स्टारबक हो गया, कोई भी अच्छी जगह जहाँ पे शांति से मैं कॉफ़ी या चॉकलेट ले सकूं और अकेले बैठ सकूं उस टाइम में, क्योंकि वो टाइम मेरे को शांत रखेगा अगले सी सेट के लिए। सी सेट अब इतना हार्ड हो चुका है कि लाइटली नहीं ले सकते। तो ये छोटी छोटी अगर आप मैनेजमेंट करेंगे तो मेरे हिसाब से निकल सकता है प्रीलिम्स। दूसरा सर, जैसे आप यूट्यूब पर देखेंगे मेंस की बहुत स्ट्रेटेजी होती है, आपकी स्पेशल स्ट्रेटेजी क्या थी मेंस के लिए? मेंस के लिए मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि सिलेबस, तो सबसे पहला ये है कि देखिए, सिलेबस आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, आपके माइंड में यहाँ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आज मैंने न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, मुझे दिख गया कि हमारे ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर किसी कंट्री में गए हैं, मेरे माइंड में आएगा इंडियन डायस्पोरा GS2 का सिलेबस। सही बात है। अब सेम चीज़ अगर लैंड रिफॉर्म की बात चल रही है कि ठीक है हम ये स्कीम ला रहे हैं, वो स्कीम ला रहे हैं, ओके, मेरे माइंड में आएगा कि GS3 की बात चल रही है। सिलेबस मैंने रटा हुआ है तो मेरा अप्रोच ही उस, मैंने सही ट्रैक पकड़ ली, तो मेरा 50% काम हो गया, सही ट्रैक पकड़ ली। फिर मेरे को देखना कि प्रीवियस ईयर ट्रेंड क्या है, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। क्वेश्चन मैंने पकड़ लिया तो मैं और 80% क्लोज आ गया मेंस क्वालिफाई करने के लिए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूशन पार्ट, तो वो एग्जीक्यूशन पार्ट में आता है कि आप पेपर कंप्लीट करना, और जो स्ट्रक्चर है जो सबको पता है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रो में आप कैसे, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, फॉर एग्जांपल आप ग्राफ बना सकते हो, फैक्ट लिख सकते हो, आप कंक्लूजन में, वे फॉरवर्ड में एक अच्छा सा अपना खुद का ओपिनियन, रियलिस्टिक ओपिनियन दे सकते हो। तो ये तीनों को अगर आप मिक्स करते हैं तो मेरे हिसाब से मेरा बैक टू बैक निकला है, तो मैं यही करता था और हर बार ये मतलब आराम से हो जाता था तो सर, क्वालिफाई। मुझे अभी एक मेरे दिमाग में सवाल आ रहा था कि जैसे जो लोग मीन्स जिनके पास बहुत टाइम है और वो तैयारी कर रहे हैं, रूम में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, वो लोग एक इनर्सिया होती है उनके अंदर कि हम पहला क्वेश्चंस कैसे लिखें, या जो भी क्वेश्चंस हैं या जो भी पेपर है, एक टेस्ट हमें लगाना है, वो लिखने के लिए इनिशिएट नहीं कर पाते। आपके आपके साथ तो जॉब थी, जॉब कर रहे थे, तो आपने कैसे इनिशिएट किया? मैं हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल था, तो मेरे को हिस्ट्री इज़ माई लव ऑल्सो। तो मैं हमेशा सोचता था कि बैटल फील्ड के हिसाब से सोचता था कि अगर मेरे को रणभूमि में उतरना है तो मुझे पता है कि मेरे को कहाँ कहाँ अपनी चीज़ें प्लेस करनी है, पहले से मेरी प्लानिंग रहती थी। GS1 का बताता हूँ, तो मेरे माइंड में यहाँ जो थी माइंड प्लानिंग मेरी चल जाती थी कि GS1 का पेपर आ रहा है, अभी भी मेरे को मान लीजिए कल पेपर देना है, मेरे क्लियर है कि मैं स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन है वो हिस्ट्री का आएगा, वो मेरा स्ट्रेंथ है, तो मैं उससे खेलूँगा, क्योंकि मेरे को अच्छी, फिर मेरे को मोटिवेशन मिल जाएगा कि चलो मेरी स्टार्ट अच्छी हुई। अब मेरे को पता है बीच में सोसाइटी मेरे वीक एरियाज़ है, वो मेरे हिसाब से आपके 5, 6, 7 इस लाइन पे होते हैं। तो सेम चीज़ अगर आप प्रीवियस ट्रेंड को देखेंगे तो आपको पता लगेगा एक इस पैटर्न से आ रहा है, तो आप अपना अप्रोच बना सकते हैं कि मेरे को इस पैटर्न से जाना है। एट द सेम टाइम UPSC इज़ फेमस कि वो हमेशा चेंज करती है। जैसे 2019 में मेरे को याद है 3 पेज दिया करते थे, वो 4 पेज का उन्होंने हमें अचानक से 2 क्वेश्चन में 4 पेज दे दिया हमें। अब हमें लगा ये क्या आ गया। तो आप ओपन माइंड से जाइए, बट अपनी चीज़ें क्लियर रखिए कि मेरा स्ट्रॉन्ग एरियाज़ क्या है, मैं उस पर खेलूंगा। एंड ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आंसर राइटिंग। ये तो बहुत ज़्यादा, मुझे जितने भी लोग, जितने भी हमारे पास टॉपर्स आते हैं, वो यही बोलते हैं कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो आप रेस से बहुत बाहर हैं। तो हर किसी इंसान को यदि इस एग्ज़ाम को निकालना है तो राइटिंग प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। सर, जैसे आपको पता है कि सर PW का जो फोकस है मेनली कि एजुकेशन को ऐसा कर दिया जाए कि हर किसी के पास एक एजुकेशन पहुंच जाए, चाहे वो बहुत गरीब हो, चाहे वो बहुत अमीर हो। तो आप जो गांव के बच्चे हैं वो UPSC निकालना चाहते हैं या वो UPPSC निकालना चाहते हैं, तो आपके क्या सजेशंस होंगे उनके लिए? मैं आपको अपने एक उदाहरण देता हूँ। मैं अभी जो मेरी पोस्टिंग थी, लास्ट पोस्टिंग थी, वो ऐसे जगह थी जहाँ से अगर मैं 200 किलोमीटर तक मुझे कुछ नहीं दिखता था, मतलब नेटवर्क की दिक्कत, रोड की दिक्कत। तो जो रिमोटेस्ट पार्ट है वहाँ भी जो ऑनलाइन एजुकेशन है, मैं इसे रिवॉल्यूशन बोलता हूँ, तो ये आ चुका है, तो इतना ईजी हो चुका है और एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। अफोर्डेबल, इनफैक्ट यूट्यूब में फ्री है। अब एग्जाम्पल के लिए छोटा सा मैं एग्जाम्पल ही देता हूँ कि मुझे रशिया यूक्रेन के बारे में पढ़ना है, मैं पढ़ लूँगा। अब ये है कि मैं उसको यूज़ कैसे कर रहा हूँ, जो वही बात है कि एज अ बून और अ बेन, तो हम कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ये मेरे हिसाब से ये भी ज़रूरत है कि जो सही तरीके से, सही अप्रोच, कि जो बच्चा तैयार करना चाह रहा है उसको बेसिक चीज़ें पता लगे कि हाँ कैसे इसकी तैयारी करते हैं। तो बहुत सारे मतलब अभी ऑप्शंस खुल गए हैं कि आप ऑनलाइन कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से वो डिस्टेंस इतना बड़ा फैक्टर नहीं है जितना पहले 10 साल पहले हुआ करता था। हाँ, ये अब मान सकते हैं कि सर जो लोग पहले सोचते कि दिल्ली आना पड़ेगा, अब दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास मोबाइल है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं जो भी प्रॉब्लम, हर किसी टॉपिक पर एक वीडियो पड़ा है, वहाँ से सीख सकते हैं। सर, लास्ट क्वेश्चन ये है, अभी आप अंडर ट्रेनिंग SDM है, तो कैसे एंजॉय कर रहे हैं सर आप? मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए जर्नी आपको क्या होता है, बार बार फेलियर होता है तो आपको वो ज़मीन से जुड़े रखती है। सही बात। तो
अच्छा है, मैं हमेशा इस माइंड से, मेरे माइंड में यही रहता है कि मैं आया हूँ, मेरे को अब जितनी ज़्यादा मैं खुशियाँ ला सकूँ लोगों के चेहरे पे, वो है एक विज़न है, उसके लिए काम करना है। एंड एट द सेम टाइम मैं जो इस जर्नी को समझ पाया ना कि लाइफ बड़ी है, सही बात है। हमें पता नहीं कि कल क्या होने वाला है, बट आज का मुझे पता है, अभी का पता है, मैं अभी बेस्ट अपना दे सकता हूँ, तो अभी में जीना है। तो अभी जो मेरी ट्रेनिंग चल रही है, तो मैं इसे बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ और मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस है। एंड मेरे को एक ही चीज़ ये लगता है कि मतलब लाइफ जो है इट्स रियली गुड, और अगर आप मेहनत करते हैं, आप कभी भी, आपको ऐसा नहीं है कि आप खाली हाथ जाएंगे, आप सीखेंगे, और उस सीखने से और जो कॉन्फिडेंस मिलता है वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा। सही बात है सर, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, बहुत सर अच्छा लगा। हम अपने ऑडियंस को यही बताना चाहते हैं कि हम ऐसे टॉपर्स बुलाते रहेंगे और हम लोग सीखते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।